हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं हम। अब संस्कृत शिक्षण में हम प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम इकाई में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है संस्कृत पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। संस्कृत पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। यह सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत क्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर शिक्षार्थी को अगर अध्ययन करवाना है या पढ़ाना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, तो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। पाठ्यक्रम में किस तरह की चीजों को सम्मिलित करना चाहिए, किन चीजों को किन विषयों को जोड़ना चाहिए, किन चित्रों को जोड़ना चाहिए, किन उदाहरणों को जोड़ना है, किन शिक्षण विधियों को जोड़ना है, वह सभी चीजें एक पाठ्यक्रम में आ जाती है। और एक पाठ्यक्रम ही एक बालक का उद्देश्य निर्धारित करती है, एक लक्ष्य निर्धारित करती है, एक उसका सर्वांगीण विकास मतलब एक ही पूर्ण बनाती है, उसको एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, उसको एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। अगर पाठ्यक्रम नहीं हो तो व्यक्ति एक बिना मतलब रास्ते के कार्य करता है, यानी बिना उद्देश्य के कार्य करता है, बिना योजना के कार्य करता है, जिससे उसको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी और उसको कभी एहसास नहीं होगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या हासिल करना है। इसलिए पाठ्यक्रम बनना होना जरूरी है। और पाठ्यक्रम का एक विशेषता और ये होती है कि पाठ्यक्रम निर्मित होने से सभी योजनाएं व्यवस्थित सुव्यवस्थित चलती है। हमें एक शिक्षक को ये ध्यान रहता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, एक शिक्षक को क्या योजनाएं बनानी, सब उसको अवगत रहता है। और एक शिक्षार्थी को भी ये ध्यान रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन सी विषय पढ़नी, कौन सा प्रकरण पढ़ना है, इन चीजों के बारे में जानकारी रहती है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम एक मतलब है कि किसी विद्यार्थी को किस लाइन में या किस मार्ग में चलना है, वो एक उद्देश्य निर्धारित करता है। ऐसे ही हम संस्कृत पाठ्यक्रम के निर्माण के क्या क्या सिद्धांत है, संस्कृत पाठ्यक्रम में किन किन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की एक संस्कृत के प्रति रुचि जागृत हो और संस्कृत से लगाव हो, संस्कृत में इंटरेस्ट ले, संस्कृत को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ले। हमेशा आप ये ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम ही शिक्षार्थी को पढ़ने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। अगर पाठ्यक्रम आसान नहीं होगा, पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग या बच्चों की आयु के अनुसार, उनकी मानसिकता के अनुसार अगर नहीं होगा तो बच्चा कभी भी उन चीजों में मतलब रुचि नहीं दिखाएगा। और जब व्यक्ति में रुचि नहीं होती है तो वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता है। तो क्या और कितना ज्ञान छात्रों को दिया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को निश्चित किया जाता है ताकि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए वे प्राप्त किए जा सके। संस्कृत भाषा शिक्षण के भी निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए गए जिनको प्राप्त करने के लिए निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण में सामान्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति करवानी है तो उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसका जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम भी वैसे ही होना चाहिए, तभी वो उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हमें संस्कृत अगर उनको बच्चों को सिखाना है, संस्कृत बोलना सिखाना है, संस्कृत के प्रति रुचि जगानी है, संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, तो पाठ्यक्रम भी इसी तरह से निर्मित होना चाहिए, तभी वो संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करेगा। तो आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वो क्या रहेगा? संस्कृत पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, निर्माण के सिद्धांत मतलब है कि हमें पाठ्यक्रम जब निर्मित किया जाता है या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें किन किन सिद्धांतों का यानी किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी एक अच्छा पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। पाठ्यक्रम अपन ये कह सकते हैं कि ये एक
पाठ्यक्रम को हम इसको इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम, जो कुरेर शब्द से बना हुआ है। और कुरेर शब्द का मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी व्यक्ति जिस मार्ग पर चलकर या दौड़कर लक्ष्य की प्राप्ति करता है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और एक आपने देखा होगा कि एक शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षार्थी को क्या देता है, ज्ञान देता है या शिक्षा देता है। यानी ये ट्रायंगल है, इन तीनों ट्रायंगल में तीनों का होना जरूरी है। मतलब इन ट्रायंगल में तीनों का होना, ये मतलब शिक्षण प्रक्रिया में तीन ये आधारशिला है। शिक्षक का भी होना जरूरी है, शिक्षार्थी का भी होना जरूरी है, पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। अगर इन दोनों सिर्फ ये दोनों हों तो जरूरी नहीं है, ये पाठ्यक्रम होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के लिए पाठ्यक्रम जरूरी है। शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है और शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षार्थी को ज्ञान देता है। यानी इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इसमें क्या क्या सिद्धांत है, सबसे पहले है विषय वस्तु का सिद्धांत। विषय वस्तु का सिद्धांत जब भी हम पाठ्यक्रम निर्मित करते हैं उस पाठ्यक्रम में कौन सी विषय वस्तु को जोड़ा जाए, कौन सी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि सभी बालकों की एक ही प्रकार की विषय वस्तु नहीं होती है। छोटे बच्चों की विषय वस्तु अलग होती है, जो प्राथमिक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनकी विषय वस्तु अलग होती है, मिडिल क्लास के जो पढ़ते हैं मिडिल कक्षा में उच्च प्राथमिक में तो उनकी विषय वस्तु अलग होती है, और कॉलेज लेवल में उनकी विषय वस्तु अलग होती है, क्योंकि सभी की विषय वस्तु एक जैसे समान नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की आयु के अनुसार, बच्चों की मानसिक विकास के अनुसार, उनके संवेगात्मक विकास के अनुसार, उनके बौद्धिक विकास के अनुसार, उनके शैक्षणिक विकास के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अगर हम उनके स्तर को हम नहीं देखेंगे तो वो उसमें बच्चा उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा उसी में ही रुचि लेता है जो उसके अंदर आनंद आए। तो हमें पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें उन समस्त उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती हो जिसके लिए विषय वस्तु का प्रतिपादन किया हो। दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत यानी हम जो भी पाठ्यक्रम निर्मित कर रहे हैं या पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सभी शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। एक बालक का जो उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए वो एक पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। पाठ्यक्रम में जो प्रकरण निर्धारित किए गए हैं क्या वे शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। संस्कृत में प्राय क्रियात्मक पक्ष अपेक्षित हो जाता है, इसी कारण ये भाषा व्यवहारिक नहीं हो पाती। यानी यहाँ पर हम संस्कृत में आपने देखा होगा कि हम पुस्तक तक ही भाषा का संप्रेषित करते हैं या संस्कृत को हम पुस्तक तक ही सीमित रखते हैं। इसका प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप से हम प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे वो भाषा व्यवहारिक रूप में उपयोग में नहीं आ पाती है। अब एक क्रमबद्धता का तीसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता है यानी पाठ्यक्रम के अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक स्टेप के बाद में दूसरा कौन सा आना चाहिए, दूसरे के बाद में तीसरा कौन सा आना चाहिए, तीसरे के बाद में कौन सा आना चाहिए। मतलब है कि बच्चों को अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पहली क्लास का बच्चा है तो पहली क्लास के बच्चे के अंदर पहले पाठ नहीं दिया जाता या कोई गुणा या भाग नहीं दिया जाता, बल्कि सबसे पहले इसको गिनती सिखाई जाती है, संख्याओं की पहचान की जाती है, फिर उसके बाद में पहाड़े सिखाए जाते हैं, पहाड़े के बाद में जोड़, छोटी बिना हासिल की जोड़, फिर जो हासिल वाली जोड़, इस तरह के सिखाया जाता है। एक स्टेप कम क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम सरल और सुबोध पाठों को संकलन करें, तब धीरे धीरे गंभीर पाठ संकलित किए जाए। जिस क्रम से प्रकरण लिए जाए वह क्रम अंत तक बना रहे। ठीक है। अब रुचि का सिद्धांत, ये बहुत रुचि का सिद्धांत। सभी चीजों को सम्मिलित किया जाए, लेकिन उसमें अगर बच्चों के अंदर रुचि नहीं है, वो पाठ्यक्रम
या वो विषय वस्तु बच्चों के अंदर रुचि जागृत न कर सके तो वो पाठ्यक्रम उचित नहीं है, उस बच्चों के अनुसार नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में रुचि के सिद्धांत को भी ध्यान रखना जाना आवश्यक है। छात्रों को विभिन्न आयु स्तरों पर रुचियों की विभिन्नता होते, अतः गद्य पद्य की रुचि अनुकूल हो, यानी सभी चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। पांचवा है अनेक रूपता का सिद्धांत। अनेक रूपता का सिद्धांत, अनेक रूपता का सिद्धांत का मतलब होता है कि एक ही चीज को सम्मिलित नहीं किया जाए, मतलब एक ही विषय वस्तु में अनेक रूप हो, सभी चीजों को समाहित करने की विषय वस्तु हो, यानी सभी चीजों को समझाते वो, तो एक ही विषय में बच्चों को बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। एक ही चीज में बच्चों को बहुत सारी चीज यानी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। ऐसी विषय वस्तु को ऐड किया जाना चाहिए, यानी साहित्य की सभी विधाओं से कुछ न कुछ पाठ अवश्य संकलित किया जाए, जैसे व्याकरण है, नाटक है, निबंध है, गद्य है, पद्य है, सभी विधाओं के में बराबर संख्या में पाठ रखे जाए। यानी हम एक पाठ्यक्रम निर्मित करते हैं तो गद्य के भी होने चाहिए, पद्य के भी होने चाहिए, नाटक भी होना चाहिए, कविताएं भी होनी चाहिए, सभी तरह की चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। फिर है सामाजिक उद्देश्यों का सिद्धांत। सामाजिक उद्देश्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो, यानी हम अगर बालक को तैयार करें तो वो समाज के लिए कर रहे हैं, यानी जब समाज में ही उसका योगदान नहीं होगा तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करने का कोई मतलब नहीं है। यानी सामाजिकता को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। सातवां प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, और आठवां है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सिद्धांत। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सिद्धांत। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रेरणा का सिद्धांत, यानी सातवां जो पॉइंट है प्रेरणा का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे पढ़कर बालक कोई प्रेरणा प्राप्त कर सके। और आठवां है कि पाठ्यक्रम ऐसे निर्मित हो जिससे बालक स्वतंत्र रूप से संस्कृत में अभिव्यक्ति कर सके, संस्कृत के प्रति रुचि जागृत कर सके। तो ये थे अपने 8 बिंदु संस्कृत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।